क्योंकि वही एक तरीका है कि कैसे इनके ऊपर वो टेक ओवर। क्योंकि अगर आप उसका उल्टा देखो, उसका एक एक दूसरा रूप देखो। जब इंडिया टॉप पे थी, जब इंडिया की यूनिवर्सिटीज टॉप पे थी, बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया का जो ज्ञान था वो टॉप पे था, और उसकी वजह से उनका कंट्रोल और वेल्थ टॉप पे थी। तब वो लोग जिन्होंने उसको टॉपल करना था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले आके आश्रम को खत्म किया, वो यूनिवर्सिटीज को खत्म किया, उनको जला के खाक कर दिया। सब कुछ जब खत्म हो गया तो बेसिकली एक सैवेजरी जो थी, दैट टुक ओवर। दैट वाज द ओनली वे दे कुड ब्रिंग डाउन सच अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैड बीन क्रिएटेड अक्रॉस मेजर इंडिया एंड माइनर इंडिया। मतलब आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, पर अखंड भारत जो है वो एक बड़ा छोटा पार्ट है ऑफ मेजर एंड माइनर इंडिया, जो अब तक ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी तक और 20th सेंचुरी तक बात हो रही थी, इनिशियल 20th सेंचुरी। अगर आप बुक्स देखो, एवरीवेयर इन द ब्रिटिश बुक्स जो थी, उससे पहले की भी, हमेशा फ्रॉम ऑलमोस्ट ईरान टू इंडोनेशिया, that entire area was called greater, like major and minor India. Major India was this जो इंडिया है अभी, फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार तक। उसके बाहर का जो था, नीचे तक इंडोनेशिया तक, दैट वाज कॉल्ड द माइनर इंडिया। हम जब बात करते हैं अखंड भारत की, हम तो बहुत छोटा बात करते हैं। तो वो जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ था फ्रॉम ईरान, इवन फर्दर ऑन, अगर हम लेबनान से बात करें, बालबेक टेम्पल से लेके ऑल द वे टू कंबोडिया, जो भी कुछ सेटअप हुआ था, वो धीरे धीरे इसी तरह तो तोड़ा गया था। तो अल्टीमेटली आई एम जस्ट सेइंग कि देयर विल बी एन एग्जिस्टेंशियल लेवल क्राइसिस दैट कैन सेव फ्रॉम द कंट्रोल लाइक दैट इज गोइंग ऑन। और ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, वो that is something that we'll have to see over the coming years. तो ये जो आने वाली जो बैटल्स हैं, वो इसी बात के ऊपर, लाइक मैं उनको ऐसे देखता हूँ कि दैट इज अ बैटल फॉर वन, टेक ओवर ऑफ द डीप स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, एंड सेकंड, विल देयर बी एन एक्जिस्टेंशियल लेवल? अगर तो धर्म को, अध्यात्म को आगे बढ़ना है, अगर आने वाले टाइम में जो स्टार्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं उस तरह से, तो कुछ बहुत बड़ा घटेगा, तभी ये कंट्रोल खत्म होगा। एक्चुअली क्या है कि यू सेड हर सिचुएशन को बदलने के लिए वॉर वाज देयर, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। तो फर्स्ट टर्म में नो वॉर, क्या सेकंड टर्म में ऑल वॉर? सी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये जो ग्रीनलैंड और कनाडा की बात कर रहा था, मैंने लिख रहा था अबाउट एआई एक न्यूज़लेटर में। तो मैं उसमें वो स्टडी कर रहा था, जब एआई का मैं क्या लिखूं, किस तरह से अप्रोच करूं। तो एक एरिक श्मिथ का एक वीडियो था जो मेरे को, वो गूगल का जो एक्स सीईओ था, तो उसका आया। तो उसने बोला एआई जो है उसके अंदर, ठीक है, लाइक एक मेजर पार्ट जो उसने बोला वो ये था, कहता है कि उसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन अ डेटा सेंटर ऑफ विद द न्यू नवीडिया चिप्स is almost as much as like required by a small country for their entire energy use. तो मेरी आर्ग्यूमेंट, मेरा लास्ट का जो था वो ये था पॉइंट, कि अगर इंडिया को एक एआई मॉडल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इट इज वेरी पॉसिबल कि वो जो एंटायर डेटा सेंटर जो क्रिएट होगा फॉर एंटायर इंडिया का, वो एआई का वो सेटअप करने के लिए, that will use as much or more energy than India uses currently combined. Water resources are also that much, very, very high. So Eric Schmidt ने बोला था, it would make sense for us to very closely partner with Canada.
आई टुक इट, मैंने उसको ऐसे देखा कि लाइक उस समय मेरे दिमाग में ये खटका ये बात, जब उसने ये बोला कि क्या ये कनाडा इतना क्लोज काम करने के लिए ये बोल रहा जो है, ये लाइक इज इट मोर देन जस्ट पार्टनरशिप और समथिंग एल्स? एंड ये डोनाल्ड ट्रम्प जब बात कर रहा था ना अबाउट कनाडा एंड अबाउट ग्रीनलैंड, कि इसको टेक ओवर करना है, हमने ये करना है वो करना है, तो सारे लोग पता नहीं ये तो वो They're almost mimicking Paramatma, Bhagwan. हाँ, वो हेजेमोनिक वो बातें कर रहा है, वो हेजेमोनिक बातें नहीं कर रहा था। ही इज अ वेरी रैशनलिस्ट गाय इन हिज, तभी तो बिजनेस रन करता है वो लाइक वो है बड़ा रियलिस्ट वो बंदा, वो चाहे जोकर लगे, मतलब ही हैज दैट, ही क्रिएट्स दैट मैड मैन सिंड्रोम कि मैं जाके पागलों वाली बातें करूंगा, बंदे को हिला दूंगा, फिर मैं उसके साथ नेगोशिएट करूंगा, तब तक वो वैसे ही उसको समझ नहीं आएगा वो खड़ा कहाँ हुआ है, और मैं अपनी डील लेके चलता बनूंगा। उसकी स्ट्रेटेजी है। तो वो पागल पने वाली जो वो बातें कई बार लगती हैं, पर वो है नहीं, क्योंकि क्या है कि मैं जुलाई 22 से बोल रहा हूँ, 2022 से, कि यूक्रेन की लड़ाई कभी यूक्रेन के लिए थी ही नहीं, वो आर्कटिक सर्कल के लिए थी, क्योंकि आर्कटिक सर्कल इज वेयर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड लाइज। 30% of oil and gas, over like $1 trillion of rare earth like metals and minerals. Like रशिया ने इतना पूरा आर्कटिक सर्कल अगर उसका देखे वहां पर, उसके पूरी वो रिम देखो आप, वो उन्होंने बेसिस सेटअप कर रखे हैं, मिसाइल एंड नेवल बेसिस एंड ऑल दैट, एवरी द होल थिंग दे हैव टेकन ओवर। उनका एक वो छोटी सी बेस है इन कलिनिनग्राड, वो दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू, लाइक अगर देखो ना आप वो मैप देखो तो आपको पता लगेगा वो डेनमार्क के पास है, डेनमार्क और नॉर्वे, लाइक अवे फ्रॉम रशिया, इट इज नॉट इवन कनेक्टेड टू रशिया। उन्होंने सबमरीन्स भेजी अपनी इन द अटलांटिक ओशन थ्रू द नॉर्वेजियन सी, लाइक वहां से आर्कटिक सर्कल से। उनको सबसे बड़ा डर इसी बात का तो है, तभी तो स्कॉटलैंड इज सो इंपॉर्टेंट। स्कॉटलैंड अगर आप देखो रिसेंटली, उनको उनकी पूरी गवर्नमेंट को, रजीम को चेंज किया गया है, और रजीम को चेंज करना, उन्होंने कहा है ये एक नेटो के लेवल की एक सिक्योरिटी थ्रेट थी, क्योंकि जो दूसरी रजीम थी, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल स्कॉटलैंड, बिकॉज स्कॉटलैंड इज एक्चुअली एट द माउथ ऑफ वो नॉर्वेजियन सी और वो अटलांटिक ओशन का जो एंट्री है वहां पर, और ग्रीनलैंड उसके ऊपर है, और यहां पर कनाडा है। एंड सो controlling Greenland, which is totally within the Arctic Circle, and controlling Canada, which is so itna heavily into the Arctic Circle, is very important for NATO to actually fight Russia, because Russia owns almost 55% of the entire Arctic Circle. और आगे का जो सप्लाई चेन है वो उसके थ्रू होगा, नॉट थ्रू द द इंडियन ओशन एंड द अटलांटिक ओशन, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे। और वो उनके पास ऑलरेडी 40 आइस ब्रेकर्स हैं, आइस ब्रेकर शिप्स इनके पास। अगर पूरे मिला लें ना, नॉर्वे पूरी नॉर्डिक कंट्रीज, यूएस वगैरह सब मिलाकर भी इनके पास 10 से ज्यादा नहीं है। तो इनकी वो मेरे को तब समझ आया जब एक्चुअली कनाडा के बारे में बात करता हुआ उसने बोला कि आइस ब्रेकर तो हम ही इनको देते हैं। वो आइस ब्रेकर के बारे में बात क्यों करेगा जब कनाडा के बारे में बात कर रहा है? बिकॉज आर्कटिक सर्कल इज इन बैक ऑफ हिज माइंड। एंड सो इतनी उसने बेवकूफी वाली बात नहीं की, बिकॉज दे मे हैव बीन लुकिंग एट दैट। कोई ना कोई पीछे से देख रहा था कि हमें ये काम करना है। ही मे एक्चुअली मेक दैट हैपन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट वॉर जो है वो 3-4 एरियाज हैं जहां पर लाइक विच कैन बिकम द जेनेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। Like one is obviously in Asia, ये जो Taiwan है, because Taiwan is central to the control of chips, AI, क्योंकि Taiwan has already reached 2 nanometers. Like US है अभी फाइट मार रहा 4 के लिए, चाइना जो है वो 7 के आसपास है, 7-9, इंडिया जो है 20s पे है। तो जितनी ज्यादा फाइन उनकी
वो चिप्स होंगी उतना ज्यादा उनका कंट्रोल होगा ओवर एआई एंड ऑल द वॉरफेयर जो एमिनिशंस है। वो बना नहीं पाएंगे अपना, अगर ये चिप्स अगर चली गई तो चाइना और यूएस जो है अपने फाइटर जेट्स नहीं बना सकते। So there is so that will be one area which is very, very important. The second area is obviously the Middle East. Third area is actually the Arctic Circle, like in my view, where the real fight can, because आप ध्यान से देखना मैप आर्कटिक सर्कल का, आपको रियलाइज होगा अगर कलिनिंग्राड को लेने, क्योंकि अभी पीछे 6 महीने इनफैक्ट 4-5 महीने पहले जर्मनी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला गया, वो किसी ने निकाला था, और उसमें था, उसने पूरा लिखा था कि कब कब वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, कैसे कैसे रशिया अटैक कर सकता है नेटो पे। तो उसने कहा, उस डॉक्यूमेंट में था कि रशिया विल अटैक नेटो फ्रॉम कलिनिंग्राड, एंड उसके 2 हफ्ते बाद एक्चुअली पुतिन वेंट टू कलिनिंग्राड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये जो कलिनिंग्राड है, यहां से अगर मिसाइल फेंका जाए, that can hit Canada, US, like UK, Nordic countries within a matter of minutes, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया था वहां से। You understand? मतलब, और अगर हम वो ओरेशनिक जो उन्होंने जो मिसाइल बनाया, अगर हम वो ले लें, तो then everybody is at risk, right? ये रहा कलिनिंग्राड आपका। मैं एक मिनट मैं भी देखता हूँ मैप्स। हाँ, कलिनिंग्राड ये रहा। तो ग्रीनलैंड का इतना बड़ा सा लैंड दिख रहा है, बट इतना बड़ा है नहीं वो। करेक्ट। It's much smaller territory than what they are showing right now. मैं दिखाता हूँ, मैं प्रेजेंट करता हूँ। मतलब I'm really shocked with the information जो आप बता रहे थे ना, कि I was really shocked with the information कि देखिए यहाँ है कलिनिंग्राड, ये है कलिनिंग्राड, it is not even linked to Russia, like you see what I'm saying, but this is Russia, it is not even linked to Russia, but it is here, और यहाँ पर like it is right next to everything. यहाँ से अगर now you see its place, United Kingdom, Germany, France, Norway, Sweden, and right across the Atlantic, like US and Canada, how close it is. And अगर यहाँ देखो, मैंने बता रहा था ना कि स्कॉटलैंड जो है, ये जो स्कॉटलैंड है, यहाँ पर उनके वो हैं नेवल बेसिस हैं, जहाँ पर वो यूएस भी के शिप्स भी आगे डॉक किए हैं, और उसके यूके के भी हैं। और एक्चुअली अगर यूएफओस का अगर इंसिडेंस देखो, वो यहीं वो सबसे ज्यादा हुआ था उन वो शिप्स के आसपास जो वो बोला गया था। और तो अगर अब देखो इस मैप को, यहाँ पर अगर स्कॉटलैंड है, इट इज राइट on the mouth of where Norwegian Sea, which is where so this is Russia, where it actually like gets into the Atlantic. It's right here on the face. And now you look at like Greenland, that is how they can control like Russia from here. And if you really look at the Arctic Circle, then you will see कि कैसे Canada का जो main part है, and Greenland completely is part of the Arctic Circle, which is controlled by Russia mostly. So अब उन्होंने क्या किया हुआ, साइबेरिया से they have made trips to China, right, through Bering Strait, यहाँ पर Bering Sea, यहाँ पर लेके आए हैं ships, all 12 months of the year using icebreakers. So this has become a major issue. Icebreakers, वो यूएस का अगर देखें, यूएस के पास कितने हैं, नॉर्वे के पास कितने हैं, स्वीडन के पास कितने हैं, और कनाडा के पास कितने हैं, ग्रीनलैंड, आप देखोगे it can't be more than 10 or 12.
while Russia has 40 and it is increasing every day. So this is where the major battle lies in future. तो ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया अभी. सो नाउ द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि ये जो टर्म होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इवेंटफुल. हम लोग कुछ प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, बट वी कैन से वेरी इवेंटफुल और chaotic होने वाला है ये टर्म. हाँ, chaotic होगा, बिकॉज सी द थिंग इज, ये बंदा बेवकूफ तो नहीं है. He knows exactly what he needs to do. He's a patriot, right? At the end of the day, he's a businessman and he likes US. Like वो बात तय है. तो अगर ये बात तय है कि ये दो चीजें इसकी सही हैं, then I think like he will do certain things which are actually in the interest of US, which may piss off a lot of people, which can actually start the war also. तो ये रशिया के साथ नेगोशिएट तो करेगा, पर ऐसा नहीं है कि रशिया को सब कुछ दे देगा. यूक्रेन वॉर को रोकने की कोशिश तो करेगा, पर ऐसा नहीं है कि रशिया को लाइक ही लेट देम वॉक ओवर यूएस. ऐसा होने नहीं देगा वो. और वो पुतिन बेवकूफ नहीं है, पुतिन को भी समझ में आती है बात. तो इन हिज इंटरेस्ट इट वुड हैव बीन बेटर कि कमला हैरिस आती, अगर हम देखें रशिया के हिसाब से. पर अगर ये आ रहा है तो ही नीड्स टू वर्क आउट हिज ओन गेम प्लान कि कैसे लाइक इसको डील करें. बिकॉज इन ये ट्रम्प का जो वो होगा, जो फोकस होगा, इट कैन वेरी क्विकली एक्चुअली एस्केलेट अगेंस्ट बोथ पुतिन एज वेल एज चाइना. देश को बोझी इन क्लोजिंग लाइंस हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लोजिंग लाइंस में कि लाइक काफी लोगों ने अच्छा प्रेडिक्ट किया हुआ है एंड पीपल हैव प्रेडिक्टेड केओस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स. एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बड़ा भयंकर किया हुआ है, सभी एस्ट्रोलॉजर्स यूनानिमस है. एंड तो हमारे चैनल पे भी डॉक्टर अंकित शाह सबने बड़ा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया हुआ है व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड इज वर्किंग एज पर स्क्रिप्ट. तो जो न्यू कमांडर इन चीफ और जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प, is he going to be playing with these people or he's going to opposing these people or he's going to make things faster? He's going to oppose the current deep state, क्योंकि उसको डिसमैंटल करना ही उसका एक रिडेम्पशन है. अगर उसने उनको डिसमैंटल नहीं किया तो वो 4 साल के बाद बचेगा नहीं. He will be humiliated beyond measure. तो क्योंकि अगर हम देखें वो जिमी कार्टर का जो फ्यूनरल था, वहां पर सारे प्रेसिडेंट्स ने कैसे उसके साथ हैंडल किया, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट किया, अगर वो देखें तो समझ आता है कि दे आर नॉट इम्यून टू ह्यूमिलेटिंग हिम. वो ह्यूमिलेशन बाद में और ज्यादा होगी. तो उसको जब तक वो खत्म नहीं कर देता इनको, उसके पास कोई और वो रास्ता होगा नहीं. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक I won't say it in that sense, but almost suicidal, like after, like almost like a sentence for him, beyond his 4 years. तो अगर उसके हिसाब से देखो तो ये कोशिश करेगा उनको तोड़ने की. तो उसकी वजह से यूएस में क्योस तो बहुत होगा, क्योस कम नहीं होगा. पर क्या पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी, ये मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता. बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ यूएस इवन टुडे इज टू मच. इसको पूरी तरह से खत्म करना, पूरी तरह से नीचे गिराना इतना आसान नहीं हो. बिकॉज अगर हम देखें यूके जो था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और यूके जो आज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ, देयर पावर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. पर क्या अभी भी यूके पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है? लाइक अभी नहीं हुआ, कुछ सालों में, शायद 20-25 सालों में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा. मतलब यूके अभी भी एक कोवेटेड प्लेस है कई लोगों के लिए, इसलिए राइट, बहुत सारे लोगों के लिए है. मेरे कुछ दोस्त है वहां पे बोलते यूके का नाम जपते ही रहते हो. तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको वहां से जहां वो मेरी बात हो रही थी, मैं और अर्चना, माय वाइफ, वी वर लाइक डिस्कसिंग. तो मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था
कि भाई वो आपके तो अटलांटा में तो बर्फ गिरी है, और आप वहाँ एलए में फायर्स हो रही हैं। तो भाई देखो मतलब कितना बुरा हाल है। और अटलांटा में स्नो स्नो होने का मतलब ये है कि पूरी सिटी बंद हो जाती है, यहाँ तो चलता ही नहीं है। तो देखो कितना वो हो रहा है। मैंने कहा हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि एलए में क्या हो रहा है। ये ऐसे है जैसे दिल्ली में बर्फ गिर रही है और दुबई में आग लगी हुई है। एग्जैक्टली, दुबई से उसका दिल्ली डिस्टेंस उतना तो ही देखो दूर है ना, डिस्टेंस तो जितना देखो एलए ना। यहाँ से है। एग्जैक्टली, राइट। उनको बोलो कि भाई 4.5 घंटे का फ्लाइट होता है। हाँ, 5 घंटे का फ्लाइट था जब मैं आया था आपके पास। राइट। तो अब कोई बात, अब कैसे कोई समझाए कि समझा कितना ही बड़ा समझा। है यूएस। अब यहाँ क्या, पूरा मिड वेस्ट उसकी पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, पर हमें कहीं वो पता चला क्या? नहीं बता रहे, दोनों को उसमें नहीं पता चला, उसकी पूरी इंडस्ट्री पूरी खत्म हो लोगों चुकी को है। डिस्टेंसेस का आइडिया नहीं है, बस कुछ इट्स हाँ, लाइक इट्स लाइक यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, आप लोग बैठे हैं इंग्लैंड में। हाँ, वो एग्जैक्टली नहीं सेम समझ में आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि there will be places which will be very deeply impacted, very deeply impacted. But there will be other places which will not be impacted. Some industries will be very badly impacted because मैंने देखा है, मैं यहाँ तब था जब .com बस्ट हुआ था। मैंने आज तक उतना बुरा हाल यहाँ नहीं देखा जो .com बस्ट में हुआ था। कितनी जॉब्स एकदम खत्म हो गई थी, सब कुछ नीचे गिर गया था, तब भी चीजें चलती रही। मैं तो यस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ chaos, बट विल इट बी कंप्लीट डूम एंड दिस थिंग? ये मैं पूरी तरह से नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इतना बोलूंगा। हाँ, बट देयर इज अ केस के इस टाइम के 4 साल के अंदर देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग पुश टू टेक डोनाल्ड ट्रंप आउट। चलिए यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू ऑल वेरी ठीक मच। है। और हम तो चलते रहेंगे इस पर, डिस्कशन विल गो ऑन। सो डू लेट अस नो योर फीडबैक। और I think we have covered a lot on Donald Trump in last few months. और अभी हम लोग कुंभ मेला के मोड में जाने वाले हैं, फुल फ्लेज्ड। मैं भी जा रहा हूँ कुंभ मेले में। तो हम सभी लोग कुंभ मेला में मिलेंगे, बिछड़ेंगे नहीं, मिलेंगे। वो पुराने डायलॉग होते थे, कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। तो कैसा नैरेटिव बनाया था ना, कुंभ मेले में बिछड़े थे, लाइक अभी लोग जाने को डरते थे। डरते थे, इसलिए बनाया था वो। मैं So, जा चुका हूँ अर्थ कुंभ में। हाँ, 2019 में मैं गया था, प्रयागराज गया था। क्या हमें अमेजिंग अमेजिंग वो एनर्जी। थी, पूरा फैसिलिटी अमेजिंग थी। मैं उसके पहले वाले में गया था, इन वाराणसी। कहाँ हुआ? वाराणसी हुआ था, प्रयाग में हुआ था, प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं तो भी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बताइएगा। एंड आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन है मेरी, जहाँ जहाँ पे ज्योतिर्लिंग होना चाहिए पूरे विश्व में, तो उसके बारे में हम लोग अलग शो में आपको बताएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।